नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आनंद कंपटीशंस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, इस बार हम लाए हैं सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो कि इस वीडियो में संकलित हैं, आपके लिए हैं और आपकी 5 तारीख की परीक्षा में आपको निश्चित रूप से मदद करेंगे। अवश्य इनको देख करके जाइए और समझ करके जाइए। पहला प्रश्न हम देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। साथियों, भाषा की इकाई की अगर हम बात करें तो वर्ण, शब्द और वाक्य सभी भाषा की इकाइयां हैं, लेकिन अगर इनमें सबसे छोटी बात करें तो वर्ण आता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर जो होता है वो ऑप्शन नंबर 4 होता है। प्रश्न संख्या 2 है, अधोलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। तो इसमें देखना है कि ढ, ड़ और ज्ञा, ज्ञानी, बाकी, या तो चौथा ऑप्शन है सभी। तो इस प्रकार इस ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसका मेल ज्ञा, ज्ञानी का उत्पत्ति जो होती है जा और या दो वर्णों से मिलकर के होती है। तो इस प्रकार संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में यही आता है। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। उज्जवल, 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 उज्जवल। उज्जवल को लेकर के 4 बार लिखा गया है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें साथियों जो डबल जा आधा होता है वो वर्तनी बिल्कुल सही होती है। तो इस प्रकार उज्जवल की ऑप्शन नंबर 3 वर्तनी बिल्कुल। अगला प्रश्न है, भानुदय में संधि है। भानुदय में साथियों संधि कौन सी पूछी गई है? गुण संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि। तो यहां पर हमें ये संधि दिखाई दे रही है, ऑप्शन नंबर 3 दीर्घ संधि। क्योंकि अगर हम इसका विच्छेदन करें तो भानु, भानु प्लस उदय आता है। तो यानी कि यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा और प्लस यहाँ पर फिर से छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ बन रहा है। तो यहाँ पर भानु में बड़े ऊ की मात्रा है। तो इस प्रकार ये बड़े ऊ का उत्पत्ति हो रही है। तो यहाँ पर दीर्घ संधि निश्चित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, राकेश का संधि विच्छेद क्या है। राकेश का संधि विच्छेद है साथियों, ये गुण संधि है। राकेश, इसमें यहाँ पर जान लीजिए ये गुण संधि है और इसका विच्छेद जो बन रहा है वो राका प्लस ईश है जो बड़े ई की मात्रा है। यहां पर ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देख रहे हैं, छठा प्रश्न है, हिंदी व्याकरण में संधि क्या होती है। हिंदी व्याकरण में संधि होती है दो वर्णों का विच्छेदन, दो वर्णों का विस्तीर्ण, या दो वर्णों का मेल, या दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल 4 सही है कि दो वर्णों के विकार से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हिंदी व्याकरण में संधि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 7वां है, बिल्ली, मेज पर बिल्ली बैठी है में मेज का कारक क्या है। ये पूछा गया है, मेज पर बिल्ली बैठी है, इसमें कारक पूछा गया है। तो इसमें अधिकरण है, में पर की बात कर रहा है, वो में पर की बात कर रहा है। तो यहां पर अधिकरण सही उत्तर आएगा। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न है, कौन बहुब्रीहि समास है। कौन बहुब्रीहि समास है? इसमें से 4 ऑप्शन में हमें चुनना है कि निशिदिन, पंचानन या त्रिभुवन या सभी। तो साथियों पंचानन जो है वो ऑप्शन बिल्कुल सही है। पंचानन शब्द जो है वो किन के लिए यूज होता है? भगवान शिव के लिए यूज होता है। तो इस प्रकार इसमें बहुब्रीहि समास बनना निश्चित है। अगला प्रश्न, 9वां, चतुरानन में समास कौन सा है। साथियों चतुरानन में फिर से पूछा गया है, यहां पर चतुरानन में फिर से समास जो आ रहा है वो बहुब्रीहि समास आ। अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो चतुर यानी कि 4 और आनन मीन्स मुख, तो 4 मुख वाला यहाँ पर इसका अर्थ निकल के आता है। 4 मुख वाला यानी कि विष्णु भगवान की बात हो रही है यहाँ पर। तो अर्थ निकल कर तीसरा आ रहा है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, प्रत्युत्तर में संधि क्या है। संधि विच्छेद बताना है प्रत्युत्तर में। तो प्रति प्लस उत्तर यानी कि छोटी ई की मात्रा, ऑप्शन नंबर 1। 11वां प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। कवयित्री होगा, बड़े ध्यान से करना है। तीसरा ऑप्शन ठीक है बिल्कुल, कवयित्री। तो या पर छोटे ई की मात्रा लगानी है और त्रा बड़े ई की मात्रा के साथ होगा, तो कवयित्री होगा। बहुत सही इसका जवाब हमें देना है। अगला प्रश्न, भाई बहन में समास कौन सा है। साथियों भाई बहन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, क्योंकि यहाँ पर भाई और बहन दोनों ही एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। तो इस प्रकार भाई बहन पर हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, चौराहा में समास कौन सा है। साथियों चौराहा में द्विगु समास है, क्योंकि चौ की बात हो रही है। तो चौ का मतलब यहाँ है 4 से है, तो 4 राहों वाला। कौन सा रूढ़ शब्द है? कौन सा रूढ़ शब्द है? तो यहाँ पर आ रहा है मलयज, पंकज, जलज या वैभव। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनको कि जो एक ही प्रकार के शब्द होते हैं, जिनका हम जो किसी से मिलकर के नहीं बनते हैं। तो मलयज, पंकज और जलज ये
दो शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द हैं तो इस प्रकार ये नहीं होगा। तो मूल शब्द जो है या रूढ़ शब्द जो है वो वैभव यहाँ पर उत्तर आता है। 15वां प्रश्न है, कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय का उदाहरण साथियों यहाँ पूछा गया, नीलोत्पल कर्मधारय का समास होगा यहाँ पर। और ये ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है, द्वंद्व समास है, और यहाँ भी द्वंद्व समास है, यहाँ बहुब्रीहि समास हो सकता है। तो इस प्रकार नीलोत्पल पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन स्वर नहीं है? कौन स्वर नहीं है साथियों? यहाँ पर स्वर पूछा गया है तो इया स्वर नहीं है, आ उ ए स्वरों की श्रेणी में है, लेकिन यहाँ शब्द में नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दही। दही क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, या कोई नहीं है? दही खाया जाता है, पुल्लिंग है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसका क्वेश्चन बहुत बार आया है। कौन सा योग रूढ़ शब्द है? योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द साथियों पूछा है। योग रूढ़ जलज आ रहा है यहाँ पर, जल अज, जल प्लस अज, जल प्लस अज यानी कि जल से उत्पन्न होने वाला। अगर इसका हम देखें तो इसका अर्थ क्या निकलता है? कमल निकल सकता है। तो ये बहरहाल कमल से मतलब नहीं है, योग रूढ़ शब्द से मतलब है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, जलज। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 19वां प्रश्न है, जो पहले कभी ना हुआ हो उसको हम देख रहे हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो यानी कि अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ उसे हम अभूतपूर्व कहते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 20वां है, अति प्लस आचार से बनने वाला शब्द। अति प्लस आचार से बनने वाला शब्द है अत्याचार। अत्याचार शब्द इससे बन रहा है, ये विच्छेदन अत्याचार शब्द का है। 21वां प्रश्न हम देख रहे हैं, विकारी शब्द कौन सा है? इनमें हमें विकारी शब्द देखना है। तो विकारी शब्द जो है वो ऐसे शब्द जिन पर लिंग का प्रभाव पड़ता हो उसे हम विकारी शब्द कह सकते हैं। तो यहाँ पर लड़का शब्द हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि लड़का अगर स्त्रीलिंग है तो लड़की हो जाएगा, और अगर पुल्लिंग है तो उसे हम लड़का कहेंगे। तो यहाँ पर विकारी शब्द ये लड़का हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप साथियों धातु कहलाता है। ये भी उत्तर बिल्कुल सही है, स्पष्ट है। 23वां प्रश्न है, खर किसका पर्यायवाची है? खर साथियों खरगोश, मूर्ख, गधा, या कोई नहीं, गधे का पर्यायवाची है। कई बार प्रश्न आ भी चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। 24वां प्रश्न है, अविकारी शब्द क्या होता है? अविकारी शब्द क्या होता है? जिसका व्यय न किया जा सके, जिसको हम खर्च ना कर सके, जिसे हम बदल ना सकें, जिसमें विकार उत्पन्न ना किया जा सके, वो अविकारी शब्द होता है। तो अव्यय शब्द होगा ये। अगला 25वां प्रश्न है, वाम का अर्थ क्या है? वाम का, वाम का मतलब क्या होता है? वाम का मतलब होता है दक्षिण। दक्षिण, वाम का अर्थ होता है दक्षिण। तो अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, 26वां प्रश्न है, जंगल का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान रखना है, नहीं है। कानन, विपिन, अरण्य, ये सभी देखिए, अरण्य भी जंगल का है, कानन भी जंगल का है, और विपिन भी जंगल का ही पर्यायवाची है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 ठीक होता है। 27वां प्रश्न है, जो आंखों के सामने हो उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने हमें दिखाई दे रहा हो। 28वां प्रश्न, अंगूठा दिखाने का अर्थ, ये मुहावरा है, और अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाने का अर्थ क्या होगा? अंगूठा दिखाने का अर्थ होगा मना कर देना, बिल्कुल मना कर देना। कहा भी जाता है कि उसने अंगूठा दिखा दिया, तो इसका मतलब यह है कि उसने मना कर दिया। ये अगला प्रश्न 29वां प्रश्न हम देखते हैं, आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या होता है? बहुत बार आ चुका है। इसका अर्थ है कि बेमेल होना, यानी कि तीतर भी है और वो आधा तीतर है और आधा बटेर है, यानी कि बिल्कुल बेमेल पक्षी बन गया। तो इस प्रकार बेमेल ढंगा इसका सही उत्तर होगा। 30वां प्रश्न है, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे हम क्या कहते हैं? सुग्रीव कहते हैं। ग्रीवा का मतलब होता है, ग्रीवा का अर्थ होता है गर्दन। तो इस प्रकार जिसकी गर्दन सुंदर है उसे हम सुग्रीव कहेंगे। अगला प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव जो साथी होता है वो होता है निर्वेद। ये सही उत्तर है। 32वां प्रश्न हम देख रहे हैं, रमा घर से आती है, इसमें कारक क्या है? रमा घर से आती है, इसमें कारक क्या है? इसमें अपादान है, क्योंकि निकलने की बात हो रही है तो अपादान यहां से आ रही है। कहां से निकल रही है? घर से निकल रही है। तो से जहां निकलने की उसमें शब्द उसमें अर्थ में यूज होता है, वहां पर क्या होता है? अपादान हो जाता है। तो ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, कारकों के बारे में अक्सर प्रश्न किए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रसून किसका पर्यायवाची है? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। प्रसून साथियों फूल को कहते हैं, फूल को कहते हैं प्रसून। 34वां प्रश्न है, शुद्ध वाक्य चुनिए। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, दोनों में क्या अंतर है? रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, तो इनमें अंतर क्या है? सभी सही कह रहा है वो, लेकिन यहां पर हमें देखना है कि रामचरितमानस
एक ही शब्द होता है, अलग अलग शब्द नहीं है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। और इस प्रकार के प्रश्न आए तो बड़े ध्यान रखिएगा इसको कैसे हल करना है। 35वां प्रश्न, शिव का विशेषण क्या है? शिव का विशेषण क्या है? शिवय, शिवाय, शैव या शिवनेत्र? तो शिव का विशेषण होता है शैव। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? संचारी भावों की संख्या साथियों 33 होती है। अगला 37वां प्रश्न, जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत, जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहा जाता है। अगला प्रश्न, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है साथियों विस्मय होना, विस्मय। हिंदू शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु से हुई है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न 40वां प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण की मात्राएं कितनी होती है? साथियों चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। 41वां प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और ये 14 नवंबर 1949 की बात कर रहे हैं, जब हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 42वां प्रश्न है, सुन सिए सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। इसमें छंद पूछा गया है साथियों, ये रामचरितमानस से है, तो ये चौपाई है और ये उत्तर इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। 43वां प्रश्न है, हिंदी भाषा विकसित किससे हुई है? क्रम दिया गया है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी और पाली, यानी कि पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश हुई और फिर हिंदी आई। प्राकृत हुई, अपभ्रंश हुई, हिंदी हुई या पाली हुई? अपभ्रंश हुई, पाली हुई, प्राकृत हुई या फिर हिंदी हुई, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों सबसे पहले पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ये क्रम बिल्कुल हिंदी के विकास का बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक रहता है। 44वां प्रश्न है, छंद के कितने प्रकार होते हैं? छंद के साथियों 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से छंद के हैं प्रकार? मात्रिक छंद होता है, मात्रिक छंद हुआ, इसी प्रकार वार्णिक छंद हुआ, व्रत छंद हुआ और अगला आता है मुक्त छंद हुआ। तो इस प्रकार ये 4 छंदों के प्रकार हम देख रहे हैं। अगला प्रश्न 45वां प्रश्न है, देवनागरी लिपि है क्या है? कैसी है देवनागरी लिपि? ये पूछा गया है। चित्र वाली है, संकेतात्मक है, अक्षरात्मक है या कोई नहीं है? तो ये प्रश्न जो है बहुत अच्छा है। ये ऑप्शन नंबर 3 पर जाएंगे आप। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो अक्षरात्मक आप लिखेंगे तो सही रहेगा। अगला प्रश्न रहेगा 46वां प्रश्न है, शब्दों का वर्गीकरण किया जा सकता है किन आधारों पर? रचना के आधार पर, उद्गम के आधार पर या अर्थ के आधार पर या सभी आधारों पर? तो ये सभी आधारों पर इसका हो सकता है। आपने देखा भी होगा कि रचना के आधार पर, उद्गम के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण हमने पढ़ा है। 47वां प्रश्न हम देखते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें अलंकार कौन सा है? बहुत पॉपुलर पूछा जाता है, ये बहुत पॉपुलर पूछा गया है कि अक्सर आया है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें कौन सा है। ता 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 की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है, जहाँ पर एक वर्ण की अनुवृत्ति होती है, बार बार आवृत्ति होती है, तो इस प्रकार उसमें अनुप्रास हो जाता है। तो ये आंसर ठीक है। अथ का अर्थ है समाप्त होना, आरंभ होना, चलते रहना या कोई नहीं। साथियों अर्थ का अर्थ होता है, इसका आशय है आरंभ होना। तो ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सही वर्तनी क्या है। इनमें वर्तनी पूछी गई है, दीर्घायु, दीर्घायु, दीर्घायु या कोई नहीं। दीर्घायु को लेकर के 3 ऑप्शन दिए गए हैं और एक कोई नहीं, यहाँ तो ठीक है। और इनमें देखते हैं कि पहले, दूसरे, तीसरे में कौन सा सही है। तो साथियों दीर्घ आयु, तो ये आंसर क्या होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर। सही वर्तनी यही है। 49वां प्रश्न था। 50वां प्रश्न देखते हैं, स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? स्थायी भावों की कुल संख्या साथियों 9 होती है। तो ये आपके बेहतरीन प्रश्न थे जो आपको आने वाली परीक्षा में मदद करने वाले हैं। इसी तरह के प्रश्न आपको अगली वीडियोस में भी मिलेंगे और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।